सर एक चीज़ जो आई थिंक वर्ल्ड के सामने बहुत ही ओपनली है, और आई थिंक आज जितना सोशल मीडिया और जो यूट्यूब और ये सब जो इतना चल गया है, एक चीज़ वो बहुत कॉमनली आम आदमी को भी समझ में आ रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है पाकिस्तान की, वो बहुत ही इन टैंडम हैंड इन हैंड चल रही है आर्मी, आईएसआई एंड ऑल द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। और ये सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूँ, बिकॉज मेरा एक कॉन्टेक्स्ट मैं ऑडियंस के सामने रखना चाहता हूँ, उसके बाद आई विल हाँ हैंड इट ओवर टू यू टू काइंड ऑफ इनलाइटन अस। आज पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, आईएमएफ से पैसे ले रहा है, दुनिया भर से पैसे ले रहा है अपनी कंट्री को चलाने के लिए, और वो पैसे जो आ रहे हैं वो ऑफिशियल रूट से आ रहे हैं। ऑफिशियल रूट से जो पैसे आ रहे हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है, उसमें आपको देश भी चलाना है, एटलीस्ट इतना ध्यान रखना है कि आम जनता के पास खाना पहुंचे, पानी पहुंचे। पर जो इतनी सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस अंदर पनप रहे हैं, उनके पास जो आर्म्स एम्यूनेशंस आ रही है, उनकी जो ट्रेनिंग हो रही है, उनको जो सैटेलाइट व्यू से दूर रखने की जो प्रबंध किए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें ऑफिशियल मनी से नहीं हो सकती। आप ये नहीं कह सकते हो कि आईएमएफ से इतने बिलियन डॉलर्स आए, उसमें से इतने बिलियन डॉलर्स की अकाउंटेबिलिटी उनको देनी है कि कहाँ 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 ये। अब जो है उनके पास एक पैरेलल रूट से पैसे आ रहे होंगे 100%, एंड दैट मस्ट बी थ्रू वेरियस अदर मीन्स। अब अगर आईएसआई और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैंड इन हैंड चल रहे हैं, तो ये फंडिंग जो है वो फंडिंग एक तो आ कहाँ से रही है, और व्हाई इज अ कंट्री गिविंग सो मच ऑफ इट्स कंट्रोल एंड पावर टू इट्स आर्मी, इंटेलिजेंस एंड above both of them the terrorist organizations? वेरी गुड क्वेश्चन बट इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड ऑल्सो। मैं कोशिश करता हूँ जी। थोड़ा इसको खुलासा करने में। पहली बात देखिए, पाकिस्तान जैसे देश में ना अकाउंटेबिलिटी नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। ठीक है, वो शायद आप इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से लेंस से बात कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा कोई अकाउंटेबिलिटी नाम का चीज़ वहाँ था नहीं पहले। 2019 के बाद जब न्यू दिल्ली का बहुत ज़्यादा प्रेशर हुआ इंटरनेशनली कि पाकिस्तान हैज़ टू बी हिट बिलो द बेल्ट, नहीं तो ये लोग मानेंगे नहीं, तब जाके ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो एफएटीएफ है पेरिस बेस, जो हर कंट्री में ऑडिटिंग करते हैं कि वहाँ ये जो पैसा है वो टेररिस्ट को नहीं फंड कर रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग को नहीं इस्तेमाल हो रहा है, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए अगर वो गाइडलाइंस फॉलो नहीं होता है तो फिर इंटरनेशनल एड फंड्स वगैरह बंद हो जाता है। और इंडिया ने बार-बार इस चीज़ को यूनाइटेड नेशंस पे उठाया, एफएटीएफ के सामने जाके डॉसियर्स फाइल किए, बाकी कंट्र जो देश हैं, बड़े देश हैं, पावरफुल कंट्रीज़ हैं, चाहे वो यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाइना हो, सबके सामने इंडिया ने बार-बार इस चीज़ को उठाया। और एफएटीएफ ने जाके जितनी ऑडिटिंग पाकिस्तान में की, तो उनको उन्होंने पहले ब्लैक लिस्ट में डाला, उसके बाद ग्रे लिस्ट में, तक वो ग्रेजुएट के उनको कुछ 40-50 पॉइंट्स दिए थे कि ये सारे एरियाज़ में आपको जो है इम्प्रूवमेंट करना करना है। पड़ेगा, करेक्शन करना पड़ेगा तब जाके। तो पाकिस्तान वाज़ अंडर मैसिव प्रेशर और इसलिए काफ़ी समय तक वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का लोन पेंडिंग था, उनको नहीं मिल रहा था। ओके? क्योंकि वो जो अकाउंटेबिलिटी की हमने बात की, उसके पहले ऑफिशियल पैसा ही इनके पास पहुँच रहा था। लेकिन आईएसआई का जो फंड है, वो उसकी ऑडिटिंग सिर्फ़ आईएसआई के अंदर ही होता है ना, जो हर एक इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के साथ होता है, वो सब जगह होता है वो, कोई इट्स नॉट एक्सक्लूसिव टू पाकिस्तान अलोन। तो आज के तारीख में भी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में है, जो क्राइम सिंडिकेट्स है, अगर उनको फंडिंग की ज़रूरत है, तो उसमें आईएसआई का पैसा या आर्म्स डायरेक्टली जाता है, बट आईएसआई या फंड्स या आर्म्स जाता है, लेकिन वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी जाता है। आई विल गिव एन एग्जांपल कैसे जाता है। मैं थोड़ा आपको पहले लेके चलता हूँ। इट्स अ स्लाइटली लार्जर इश्यू। ये जो लायरी में इतना हमने गैंगस्टर्स देखा है, क्या लायरी हमेशा ऐसा था? नो, लायरी वाज़ नॉट लाइक दिस, राइट? लायरी में ये सब शुरू हुआ मिड 80s में, जब अफ़गानिस्तान में सोवियट्स आ गए थे, अफ़गानिस्तान का कब्ज़ा कर लिया था, ओके? ओके। तो अमेरिका सोवियट्स को डायरेक्टली तो 1 टू 1 लड़ नहीं सकते थे, देन इट वुड बिकम वर्ल्ड वॉर। सो वो अफ़गान मुजाहिदीन्स को मदद कर रहे थे सोवियट्स को काउंटर करने में। अभी उनको डायरेक्टली पैसा या आर्म्स नहीं दे रहे थे, तो उनको बोला था कि दे वर बीइंग एनकरेज्ड टू स्मगल हेरोइन मोर फ्रॉम अफ़गानिस्तान, क्योंकि अफ़गानिस्तान में दुनिया का सबसे ज़्यादा अफ़ीम की खेती होता है।
उससे हेरोइन बनते हैं, विच इज पार्ट ऑफ गोल्डन क्रिसेंट, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। और आईएसआई को ये जिम्मेदारी दिया गया था व्हेन पाकिस्तान वाज रूल्ड बाय जनरल जियाउल हक। उनको ये दे दिया था जिम्मेदारी कि आप उनको हेल्प करो इस ड्रग को ट्रांसपोर्ट करने में, और इवेंचुअली इट इज गोइंग बैक टू अमेरिका, एंड देन देयर वर प्रोटेस्ट ऑन अमेरिकन स्ट्रीट्स। तो सीआईए का ये जो एक डबल स्टैंडर्ड है, इट वाज नॉट हेल्पिंग द अमेरिकन सिटीजन्स, तो देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम वॉशिंगटन टू पाकिस्तान, ये बंद करो आप इसको। तो इस दौरान ये जो ऑपरेशन चल रहा था कि आर्म्स, वहां से ड्रग बाहर निकलेगा, उसके बदले में पैसा और आर्म्स आएगा अफगान मुजाहिदीन के लिए, तो ये कराची के थ्रू होता था। कराची इज अ कमर्शियल कैपिटल, कराची इज ऑल्सो द लार्जेस्ट पोर्ट, इट हैंडल्स मोर देन 60% ऑफ कंसाइनमेंट्स ऑफ द होल ऑफ पाकिस्तान। तो कराची पोर्ट वॉज ऑलवेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस वक्त एक गैंगस्टर था जिसका नाम था हाजी लालू, हु वाज अरशद पप्पू's फादर, ही वाज द गैंग लॉर्ड। हाजी लालू हाजी लालू वाज अरशद पप्पू's फादर। अच्छा, ही वाज द गैंग लॉर्ड ऑफ लहरी। तब रहमान डकैत कोई 15 साल का लड़का था, बहुत छोटा था, जो हाजी लालू के पास काम करता था। तो हाजी लालू ऑन बिहाफ ऑफ आईएसआई वाज हैंडलिंग दिस ड्रग ऑपरेशंस, ओके, एंड आईएसआई वाज इन्वॉल्व इन आर्म्स आएगा हम दे देंगे, कुछ आर्म्स अपनी तरफ से भी देंगे, कुछ आर्म्स बाहर से आ रहा है। इस किस्म का जब ऑपरेशन होता है तो समटाइम ड्रग्स या पैसा थोड़ा पिल्फरेज हो जाता है। सो सडनली लहरी, व्हिच वाज अ पुअर टाउन, जहां बच्चों को अपना कोई भविष्य नहीं दिखता था, बट इट वाज नॉट अ गैंगस्टर टाउन, इट वाज नॉट अ क्राइम टाउन। तो वहां पे ये जो पिल्फरेज होना, सडनली लड़कों के हाथ में, गैंग्स के हाथ में, जो छोटे मोटे गली के गुंडे हैं, उनके हाथ में पैसा आ गया, ड्रग्स आ गया, आर्म्स आ गया। तो सडनली दे फेल्ट दे आर वेरी मैचो। तो रहमान डकाए 4-5 और लड़के खड़े हो गए और सीधे जाके हजालू को बोल दिया कि अब से हम भी बॉस है, वी आर ऑल पार्टनर्स, हम किसी के पास अंडर में काम नहीं करते। ओके, तो द थिंग इज इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। अब वहां के जो पॉलिटिशियंस, इट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ पीपीपी, जो भुट्टो के पार्टी था। तो पीपीपी चाहता था कि हम इन सब, जो हमने फिल्में भी देखा है, वी यूज द क्राइम सिंडिकेट टू सिक्योर वोट्स फॉर अस। उधर आईएसआई वाज इन्वॉल्वड इन ऑल दिस आर्म्स डील्स अगेंस्ट ड्रग्स। तो उसी वक्त ये तीनों आपस में मिल गए थे और मिलके एक साथ काम कर रहे थे। प्रोबेबली दिस वाज द फर्स्ट प्लेस इन पाकिस्तान जहां इस किस्म का एक, यू कैन कॉल इट ऑपरेशन, एक्सपेरिमेंट और व्हाटएवर, बट इट वाज वेरी सक्सेसफुल, और वहां से पूरी पाकिस्तान में वो चीज फैल गया। पर पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस ही ये क्यों है कि आर्मी और इंटेलिजेंस के कश्मीर और हिंदुस्तान कभी भी अटैक कर लेगा, कश्मीर हमारा है, कश्मीर को लिबरेट करो, इनकी तो ये आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ही वही Because है। they want to create that fear psychosis on the people of Pakistan कि हिंदुस्तान किसी भी वक्त हमारे ऊपर अटैक कर सकती हैं। तो इसलिए हमें जो है अपने आप को हमेशा बहुत अच्छी तरह वेल इक्विप्ड होना चाहिए, उतना काबिलियत हमारे पास हो ताकि हम हिंदुस्तान का मुकाबला कर सके। वो इसलिए करते हैं ताकि डिफेंस जो है वो हमेशा सारा इंपॉर्टेंस में रहे। अदरवाइज यू टेल मी विच कंट्री एनीवेयर इन द वर्ल्ड जहां डिफेंस के पास एनर्जी बिजनेस होता है, केमिकल बिजनेस होता है, फर्टिलाइजर बिजनेस होता है, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी उनका है, जो देश का सबसे बड़ा रियल एस्टेट अथॉरिटी है। और आर्मी का ये काम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में ये अलग है। सो पाकिस्तान हमेशा, पाकिस्तान आर्मी ने एक बार समझ लिया था कि हम जो है हमेशा पाकिस्तान को कंट्रोल करेंगे, वेदर थ्रू अ junta गवर्नमेंट और थ्रू अ सिविलियन गवर्नमेंट, लेकिन कंट्रोल जो है हमारे होना चाहिए। हम ही तय करेंगे प्राइम मिनिस्टर कौन होगा और कौन प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, कब किसको निकालना होगा, कब किसको मारना होगा। दैट इज हाउ पाकिस्तान हैज बीन रन ऑलवेज। वहां पढ़ाई लिखाई, अगर आप 1947 के बाद देखेंगे, पाकिस्तान का डेवलपमेंट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अगर वहां लोग ठीक से पढ़ाई लिखाई करेंगे तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो उनको आप कंट्रोल करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा ना। देन यू कैन नॉट रन अ डिक्टेटर गवर्नमेंट। सो और आई मीन करप्शन बहुत सारी जगह हो सकता है, बट वहां पे ये पूरा चीज जो है, एंड बिकॉज आई वुड से कॉमन पाकिस्तानी, दे वर एब्सोल्युटली हेल्पलेस, लाचार लोग थे, वो लोग कुछ कर भी नहीं सकते थे। और देखिए जहां इस किस्म का पॉवर्टी होता है, गरीबी होता है, वहां टेररिस्ट पैदा भी बहुत आसानी से होता है, उसको बहकाना बहुत आसान होता है। जब अजमल कसब जैसे लड़के यहाँ आके इतना बड़ा ऑपरेशन किया था, उनको कितना 1.25 लाख से लेके मेरे ख्याल से 2.5 लाख तक, वो भी पाकिस्तानी रुपया, उतना ही उनको मिला था। उतने के लिए वो अपनी जान गंवाने को तैयार थे। उनको मालूम था कि हम पकड़े जाएंगे, हमारा फांसी हो जाएगा, हम मर जाएंगे, ऑपरेशन में मारे जा सकते हैं।
बट दे स्टिल वेंट फॉर इट, सिर्फ 2 लाख रुपए के लिए, 1.5 लाख रुपए के लिए। तो कहीं भी इन सिचुएशंस का फ़ायदा उठाया जाता है। पाकिस्तान में हमेशा इस चीज़ का फ़ायदा उठाया गया। और एक चीज़ है, 1971 वॉर के बाद इसलिए ये ज़्यादा हुआ बिकॉज़ ये जो इंडिया ने 1971 में पाकिस्तान का 2 टुकड़े कर दिया ना, इस चीज़ को पाकिस्तान कभी भी हज़म नहीं कर पाए। दे कुड नेवर डाइजेस्ट इट। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो वेंट ऑन रिकॉर्ड टू से कि पाकिस्तान जो है वो घास भी खा के रह लेंगे पाकिस्तानी, लेकिन पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब बना के रखेगा सो दैट वी आर एबल टू काउंटर इंडिया। दे कुड नेवर डाइजेस्ट इट। सो पाकिस्तान के लिए ये सारा जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है, दे आर फाइटिंग अ प्रॉक्सी वॉर 365 डेज इन अ ईयर। ऑल द टाइम दे आर बीइंग यूज्ड फॉर दिस। सो पाकिस्तान को जरूरत नहीं है, हमारे पास ऐसा कोई फौज नहीं है जिसके जरिए हम पाकिस्तान के साथ प्रॉक्सी वॉर लड़ सकते हैं। भुट्टो ने अपने समय काल में बोला था कि हिंदुस्तान के साथ प्रॉक्सी वॉर लड़ने का और एक तरीका है, ये जो ड्रग है गोल्डन क्रिसेंट का, ये हिंदुस्तान में भेजो, डिस्ट्रॉय द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंडिया। ही वेंट ऑन रिकॉर्ड। उसी जुल्फिकार अली भुट्टो को जनरल जिया ने एग्जीक्यूट किया था और बाद में खुद प्रेसिडेंट बने थे देश के। और जब वो अमेरिकन प्रेशर आया था कि पाकिस्तान प्लेन के जरिए, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के जरिए ड्रग यहाँ आना बंद करो, अदरवाइज आई विल नॉट अलाउ योर प्लेन्स टू लैंड ऑन अमेरिकन एयरपोर्ट्स, तब उनको लगा कि एक दूसरा रास्ता कोई ढूंढना चाहिए, यूज इंडिया एज ए टेररिस्ट कंट्री। उसमें 2 लोग ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे। वन वाज फजले हक, द गवर्नर ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जहाँ बहुत सारा ड्रग बनता है, अफीम का खेती होता है। ही वॉज द ब्रदर ऑफ जनरल जियाउल हक। और दूसरा था अयूब अफरीदी, हु वाज द बिगेस्ट ड्रग लॉर्ड। यू कैन चेक आउट हिज हाउस ऑन यूट्यूब, कितना सारा फर्निचर्स गोल्ड का बना हुआ है। दे एक्चुअली लिड अ लाइफ लाइक दैट। तो वहां से फिर उनको लगा कि अपना स्लीपर सेल्स जो है एक्टिव करो, इंडिया में कुछ लोगों को ढूंढो, इंडिया से टिप ऑफ करेगा हमारे ड्रग्स, एंड इंडिया इज द लीस्ट कॉम्प्रोमाइज। कोई शक नहीं करेगा, इंडिया से जो कंसाइनमेंट्स आ रहा है उसके अंदर ड्रग छुपा हो सकता है। So Pakistan's whole modus operandi has been like this, जहाँ morality, ethics, what is parliamentary, what is unparliamentary, इन सब चीज़ों का कोई जगह नहीं रहा। क्योंकि ये होगा तो आपको आप अपनी मनमर्जी हमेशा आर्मी जो है वो नहीं कर सकते हैं। दैट इज हाउ पाकिस्तान हैज ऑलवेज बिन रन। उनके पास तो कुछ वजह, उनके पास एंटरटेनमेंट के लिए आम आदमी के पास एक ही चीज बचा था, क्रिकेट। आज वो भी चला गया। आप देखिए किस लेवल पे जाके आप माइंडसेट को पेनिट्रेट करते हैं। आप आपका क्रिकेटर आके ग्राउंड में एक बैट को AK-47 की तरह इशारा कर रहा है। दैट गोज टू शो द डिक्लाइन, किस हद तक मानसिकता जो है उसके ऊपर क्या प्रभाव है उनका।